हेलो स्टूडेंट। हम सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम सल्तनतकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि सल्तनत काल में न्याय का क्या स्वरूप था, केंद्रीय स्तर पर जो है न्याय की संरचना क्या थी, प्रांतीय स्तर एवं स्थानीय स्तर पर न्याय की संरचना क्या थी, कौन कौन से अधिकारी जो है न्याय से संबंधित थे और न्याय उसमें जो न्याय विधान था उसका जो स्रोत क्या था। इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो है हम केंद्रीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि उस समय जो है केंद्रीय न्याय व्यवस्था की संरचना क्या थी। हालांकि जो है व्यवस्थित रूप से विकास उस समय नहीं हुआ था न्याय व्यवस्था का। ये एक तरह से असंगठित क्षेत्र था। न्याय व्यवस्था का जो है अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो है कुछ कुछ मात्रा में जो है वो संगठित होने लगा था। तो केंद्रीय न्याय व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर जो न्याय का जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी था वो सुल्तान ही था। मतलब जो है कोई भी निर्णय पर सुल्तान का अंतिम फैसला होता था। अगर उसके सामने जो है कोई मामला आता था, अगर सुल्तान के पास कोई मामला नहीं पहुंचता था तो केंद्रीय स्तर पर जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था काजी उल कुजात। काजी उल कुजात वो दीवान ए कजा नाम के विभाग का प्रधान होता था। दीवान ए कजा नाम के विभाग का प्रधान होता था कौन सा? काजी उल कुजात। और इसके नीचे कई नायब काजी और अदल वगैरह होते थे जो उसकी सहायता करते थे। ठीक है। और इसके अलावा जो है जब सुल्तान किसी मामले पे निर्णय करता था या और जो वो निर्णय मामला अगर धार्मिक क्षेत्र से संबंधित होता था तो उसको परामर्श देने का जो कार्य करता था वो करता था सदर उस सुदूर। मतलब धार्मिक मामलों में सुल्तान को जो राय देने कार्य करता था कौन करता था? सदर उस सुदूर था। ठीक है। और जो काजी होता था, ठीक है, वो धर्मनिरपेक्ष मामलों में जो है सुल्तान की सहायता करता था। देखो सुल्तान तो जो है इतना विद्वान सब सुल्तान होते नहीं थे कि उन्हें पूरा जो है कानून का ज्ञान हो। ठीक है। तो कानून के बारे में उन्हें राय देने का कार्य जो धार्मिक मामलों में सदर उस सुदूर करता था और धर्मनिरपेक्ष मामलों में काजी करता था। इसके अलावा जिस मजलिस में सुल्तान अध्यक्षता करता था, जिस मजलिस में जो है सुल्तान किसी मामले की सुनवाई करता था उसे दीवान ए मजलिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान ए मजलिस कहा जाता था। और इसका जो प्रधान होता था वो अमीर ए दाद होता था। कौन होता था? अमीर ए दाद होता था। और सुल्तान की अनुपस्थिति में वही उसकी अध्यक्षता करता था। लेकिन जब सुल्तान उसकी अध्यक्षता करता था तो अमीर ए दाद जो है बाकी जो लिखित कार्रवाइयाँ वगैरह होती थी वो करता था। ठीक है। इसके अलावा जो है साम्राज्य में सुल्तान के या दीवान ए कजा के जो निर्णय हैं उनकी सही ढंग से क्रियान्विति हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी देखरेख अमीर ए दाद करता था। वो प्रांतों में और सेना में जो है अपने अधिकारी नियुक्त करता था और देखता था कि सुल्तान के द्वारा और दीवान ए कजा के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनकी सही ढंग से क्रियान्विति हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार ये केंद्रीय न्याय व्यवस्था का ढांचा था। अब जो है हम देखते हैं प्रांतीय न्याय व्यवस्था के बारे में कि प्रांतीय न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में न्याय का क्या ढांचा था। तो इसमें देखते हैं कि जैसे केंद्र में सुल्तान न्याय का सर्वेसर्वा था, उसका निर्णय अंतिम माना जाता था, वैसे प्रांत में भी न्यायिक क्षेत्र में जो सर्वोच्च अधिकारी था वो प्रांत का वली या गवर्नर था। प्रांत का वली या गवर्नर था। उसके नीचे जो है काजी ए सूबा होता था। काजी ए सूबा होता था जो दीवानी व फौजदारी दोनों मुकदमों की सुनवाई करता था। काजी ये सुबह क्या करता था? दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमों की सुनवाई करता था। और दीवान ए सुबह जो होता था वो केवल भू राजस्व से संबंधित जो विवाद होते थे उनकी सुनवाई करता था। मतलब काजी ए सुबह तो दोनों मामलों की सुनवाई करता था, चाहे दीवानी हो या फौजदारी हो। लेकिन दीवान ए सुबह केवल दीवानी मामलों या भू राजस्व से संबंधित जो मामले होते थे उनकी जो है सुनवाई करता था। एक होता था सदर ए सुबह। सदर ए सुबह जो क्या करता था? ये केवल धार्मिक विवादों की सुनवाई करता था। ये केवल धार्मिक विवादों की सुनवाई करता था। जैसे केंद्र में सदर उस सुदूर था, वो धार्मिक मामलों में सुल्तान का सहायता करता था, वैसे प्रांत में जो है सदर ए सूबा होता था जो धार्मिक मामलों में पकड़ रखता था और धार्मिक विवादों में जो है कई बार वली गवर्नर की सहायता करता था और स्वतंत्र रूप से भी निर्णय देता था। ठीक है। तो ये प्रांतीय न्याय व्यवस्था की बात आ गई। लेकिन जो स्थानीय स्तर की जो न्याय व्यवस्था थी वो मुस्लिम सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी। उसमें जो है जो प्राचीन हिंदू सिद्धांत है, जो प्राचीन हिंदू विधान है उसी के हिसाब से जो है न्याय किया जाता था। और ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय स्तर पर जो है न्याय करने का जो कार्य करते थे
पंचायतों पंच करते थे या विद्वान पुरोहित ब्राह्मण वगैरह ये किया करते थे। और गांवों के जो न्यायिक निर्णय होते थे उनमें ज़्यादातर केंद्र का प्रांत का जो है हस्तक्षेप बहुत ही कम मात्रा में होता था। तो इस प्रकार हमने देखी केंद्रीय न्याय व्यवस्था, प्रांतीय न्याय व्यवस्था और स्थानीय न्याय व्यवस्था। अब हम बात करते हैं कि जो न्यायिक निर्णय दिए जाते थे, हाँ, जिन नियमों के आधार पर, कानूनों के आधार पर न्यायिक निर्णय किए जाते थे, उनका आधार क्या था? उनका आधार क्या था? जो मुस्लिम कानून है उसका आधार क्या था? तो उसके जो चार महत्वपूर्ण स्रोत है, पहला है कुरान, दूसरा है हदीस, तीसरा है इज्मा और चौथा है कयास। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं कुरान की। तो कुरान जो है ये मुस्लिम कानून का मुख्य स्रोत है। मुस्लिम कानून का जो मुख्य स्रोत क्या है? कुरान। मतलब हर धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ होता है और वो जो है उसके कानून का भी मुख्य स्रोत होता है। वैसे मुस्लिम कानून का जो मुख्य स्रोत है वो कुरान है। ठीक है, दूसरा जो है उसका स्रोत है वो हदीस। हदीस क्या होता है? पैगंबर के कार्य और कथनों का जिसमें उल्लेख होता है वो हदीस कहलाता है। ठीक है, और जिन विवादों की समस्या का समाधान कुरान के आधार पर नहीं होता है उसमें हदीस के नियमों का सहारा लिया जाता है। हदीस के नियमों का सहारा लिया जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है इज्मा। क्या होता है? इज्मा। इज्मा जो है मुजतहिद, वह मुस्लिम विधि शास्त्र, मुस्लिम विधि शास्त्रियों क्या कहा जाता? मुजतहिद। मुजतहिद जो मुस्लिम कानून की व्याख्या करने का उनको अधिकार प्राप्त था, वो जो व्याख्या करते थे वो भी जो है कानून का आधार होता था और उसे इज्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इज्मा कहा जाता था। और इसको भी अल्लाह की इच्छा माना जाता था कि जो मुजतहिद है, जिन्हें मुस्लिम कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, वो अगर किसी नियम की व्याख्या कर देते थे तो जो है वो कानून का स्रोत माना जाता था और उसे भी अल्लाह की इच्छा ही माना जाता था। ठीक है, चौथा था कयास। क्या था? कयास। और कयास क्या होता था? तर्क के आधार पर विश्लेषित कानून को कयास कहा जाता था कि जहां पर जो है ऊपर उल्लेखित तीनों कानून जो है फेल हो जाते थे, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते थे, तो कयास का सहारा लिया जाता था। तर्क के आधार पर, हाँ, तर्क वितर्क के आधार पर, हाँ, उचित अनुचित के आधार पर जो है किसी विवाद का निर्णय किया जाता था, वो कयास के होता था। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ और नियम कायदे थे जो सुल्तानों द्वारा धर्मनिरपेक्ष कानून बनाए जाते थे। उनको जो है जाब्ता या जवाबित कहा जाता था। मतलब शरीयत के अतिरिक्त जो कानून बनाए जाते थे सुल्तानों द्वारा स्वतंत्र रूप से, उनको जाब्ता या जवाबित कहा जाता था। उनका सारा भी जो है निर्णय देने में किया जाता था। तो इस प्रकार ये जो है हमने मुस्लिम कानून के मुख्य स्रोतों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं दंड विधान की, कि उस समय दंड विधान कैसा था। तो उस समय जो दंड विधान था वो मुस्लिम धर्मशास्त्र फिके पर आधारित था। मुस्लिम धर्मशास्त्र जिसे फिके कहा जाता है उस पर आधारित था। और दंड विधान जो है बहुत कठोर था और प्रतिशोधात्मक था कि भाई जो है जिसने जैसा अपराध किया है उसके साथ ही उसी प्रकार जो है उसी प्रकार का उसे दंड दिया जाए। दंड जो है अपराध की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड भी दिया जा सकता था, अंग भंग भी किया जा सकता था, या उसकी संपत्ति हड़पने का जो भी निर्देश दिया जा सकता था। लेकिन दंड विधान बहुत ही कठोर था। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर के न्यायिक ढांचे और दंड विधान एवं कानून के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।